फ्रेंड, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 12th हिस्ट्री। जो चैप्टर है उसका क्या है 14, विभाजन को समझना, राजनीति, स्मृति और अनुभव। आज हम जानेंगे कि राजनीति क्या थी, उसकी स्मृति और उसके अनुभव के बारे में। हम यहाँ पर एक चित्र देखते हैं। विभाजन की वजह से लाखों लोग उजड़ गए, शरणार्थी बनकर रह गए। उनको अपनी रेशा रेशा जिंदगी नए सिरे से बुननी पड़ी। जैसा कि आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं, ये सारे लोग क्या हो गए, यहाँ से शरणार्थी बन गए। हमें पता है कि 1947 में हमारी आज़ादी से जुड़ी खुशी विभाजन की हिंसा और बारंबारता से बदरंग पड़ गई थी। ब्रिटिश भारत के दो संप्रभु राज्यों भारत और पाकिस्तान, जिसके पश्चिमी और पूर्वी भाग थे, में बंटवारे से कई आकस्मिक परिवर्तन आए। लाखों जाने गई, कईयों की जिंदगियां पलक झपकते बदल गई। शहर बदले, भारत बदला, एक नए देश का उदय हुआ और ऐसा जनसंहार, हिंसा एवं विस्थापन हुआ जिसका इतिहास में पहले कोई उदाहरण न था। इस अध्याय में हम 1947 के बंटवारे का अध्ययन करेंगे, यह क्यों और कैसे हुआ, और इसके चलते 1946 से 50 की काल अवधि में और 1950 के बाद भी आम लोगों की क्या दर्दनाक अनुभव रहे। अध्याय में हम इस बात की भी चर्चा की जाएगी कि लोगों से बातचीत और साक्षात्कारों के जरिए, यानी कि मौखिक इतिहास का प्रयोग करते हुए, हम इन अनुभवों के इतिहास को कैसे रच सकते हैं। इस अध्याय में हम मौखिक इतिहास के फायदों और उसकी सीमाओं को दिखाया गया है। साक्षात्कारों, हम किसी समाज के अतीत के ऐसे आयामों के बारे में काफ़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं जिनके बारे में दूसरी तरह के स्रोतों से हमें बहुत कम जानकारी मिल पाती है या कोई जानकारी नहीं मिल पाती है। परंतु कई मामलों के बारे में हमें हस्ताक्षर की पद्धति से ज़्यादा पता नहीं चलता। ऐसे पहलुओं की इतिहास को रचने के लिए हमें किसी और किस्म की सामग्री की मदद लेनी पड़ती है। जो साक्षात्कार होते हैं उनसे क्या होता है, हमें कई मामलों का पता नहीं चल पाता है, तो इसलिए हमें और सामग्री की ज़रूरत पड़ती है। अध्याय के अंत में हम इस मुद्दे पर दोबारा लौटेंगे। जैसा कि हम यहाँ पर एक चित्र देख सकते हैं, कमरे की तस्वीरों से हमें उस समय की हिंसा का एहसास होता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कमरे को किस तरीके से, कमरे की ये कैमरे में से एक लिया गया एक तस्वीर, उस समय कैसी हिंसा चल रही थी हमारे हिंदुस्तान में। बंटवारे के कुछ अनुभव, यहाँ 3 घटनाएं दी जा रही है जिनका बयान उन दुखद दिनों से गुजरे लोगों ने 1993 में एक शोधकर्ता के आगे किया था। बयान करने वाले पाकिस्तानी थे और शोधकर्ता भारतीय थे। शोधकर्ता का यह उद्देश्य यह समझना था कि लोग पीढ़ियों से कामोबेश मेल मिलाप से रहते आए थे। उन्होंने 1947 में एक दूसरे पर इतना जबरदस्त कहर कैसे ढाया। मैं तो सिर्फ अपने अब्बा पर चढ़ा हुआ कर्ज चुका रहा हूँ। शोधकर्ता की रिपोर्ट में इस प्रकार है, मैं 1992 में सर्दियों में पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के इतिहास विभाग के पुस्तकालय में जाया करता था। वहाँ अब्दुल तलीफ नामक एक धर्मनिष्ठ अधेड़ सज्जन मेरी बहुत मदद किया करते थे। जितना उनके लिए करना जरूरी था, उससे भी आगे जाकर वो मुझे आवश्यक सामग्री मुहैया करा देते थे और मेरी अनुरोध की हुई फोटोकॉपियाँ अगली सुबह मेरे पहुंचने के पहले ही बड़े कायदे से तैयार रखते थे। मेरे काम के प्रति उनका यह रवैया मुझे इतना अनोखा लगता था कि एक दिन मैं अपने को रोक नहीं पाया और पूछ ही बैठा, तलीफ साहब, आप जरूरत से ज़्यादा आगे बढ़कर मेरी इतनी मदद क्यों करते हैं? अपनी घड़ी पर नज़र डालकर उन्होंने लपक कर अपनी नमाजी टोपी उठाई और कहा, अभी तो मुझे तुरंत नमाज के लिए जाना है, पर लौटकर मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। आधे घंटे बाद अपने दफ्तर में लौटते ही उन्होंने बात आगे बढ़ाई। हाँ, आपका सवाल, मेरा मतलब है मेरे वालिद जम्मू से थे, जम्मू जिले के एक छोटे से गांव के बासिंदे। इस गांव में हिंदुओं का दबदबा था और अगस्त 1947 में इलाके के हिंदू गुंडों ने गांव की तमाम मुसलमान आबादी को मार डाला। एक रोज तीसरे पहर जब हिंदुओं की भीड़ का पागलपन अपनी हदें पार कर रहा था, तो मेरे अब्बा को पता चला कि गांव में शायद वही एकमात्र मुस्लिम नौजवान है जो जिंदा बचे हैं। अपने पूरे खानदान को वे पहले ही इस कत्लेआम में खो चुके थे और अब भागने के रास्ते ढूंढ रहे थे। उन्हें एक दयालु बुजुर्ग हिंदू पड़ोसन का ख्याल आया। उन्होंने उनसे अपने घर में पनाह देने की प्रार्थना की। वे अब्बा की मदद को राजी हुए, मगर बोली, बेटा, अगर तुम यहाँ छिपते हो
तो वे लोग हम दोनों को ही धर लेंगे। इससे कोई फायदा नहीं होगा। तुम मेरे पीछे पीछे वहां चलो जहां इन लोगों ने मुर्दों के ढेर लगा रखे हैं। तुम वहां मुर्दे जैसे बनकर लेट जाना और मैं तुम पर कुछ लाशें डाल दूंगी। बेटा, सारी रात मुर्दों के बीच ऐसे ही लेटे रहना और सुबह पो फटते ही जान से रियाल कोर्ट की तरफ दौड़ जाना। मेरे अब्बा यह सुझाव मान गए। फिर वे दोनों वहां गए जहां लाशें पड़ी थी। अब्बा चुपचाप जमीन पर लेट गए और बूढ़ी माई ने उन पर कई लाशें डाल दी। कोई घंटे बाद हथियारबंद हिंदू दंगाइयों का एक जत्था वहां आ धमका। उनमें से एक चिल्लाया, किसी में कुछ जान बची है, और दूसरे लोग अपनी अनगढ़ लाठियों और बंदूक से उस ढेर में जिंदगी के आसार तलाशने लगे। कोई चिल्लाया, अरे उस लाश की कलाई पर घड़ी है। उसने राइफल का कुंदा जोर से अब्बा की उंगलियों पर दे मारा। अब्बा जी बताया करते थे कि घड़ी वाली कलाई की फैली हथेली को बिल्कुल बिना हिलाए रखना उसके लिए कितना मुश्किल था। किसी तरह कुछ सेकंड तक वे ऐसा करने में कामयाब रहे। तभी दंगाइयों में से कोई बोला, अरे एक घड़ी ही तो है, चलो चलो, यहाँ से अंधेरा होने लगा है। अब्बा जी की तकदीर थी कि वे लोग वहां से चले गए और मेरे अब्बा पूरी रात उस मरघट के माहौल में लेटे रहे। सुबह की उजास होते ही वे सचमुच अपनी जान लेकर ही भागे। सियालकोट पहुंचने तक वे रुके ही नहीं। मैं आपकी मदद इसलिए करता हूँ कि एक हिंदू माई ने मेरे अब्बा की मदद की थी। मैं तो सिर्फ अपने अब्बा पर चढ़ा हुआ कर्ज चुका रहा हूँ। मैंने कहा, मगर मैं तो हिंदू नहीं, सिख खानदान से, या हद से हद एक मिले जुले हिंदू सिख खानदान से हूँ। मैं ठीक ठीक नहीं जानता कि आपका मजहब क्या है। आप केस भी नहीं रखते और मुसलमान भी नहीं है। सो मेरे लिए मैं आप हिंदू ही है। और मैं जो थोड़ा बहुत आपके लिए करता हुआ इसलिए कि एक हिंदू माई ने मेरे अब्बा को बचाया था। बरसों हो गए मैं किसी पंजाबी मुसलमान से नहीं मिला। शोधकर्ता का दूसरा किस्सा लाहौर के एक यूथ हॉस्टल के मैनेजर के बारे में है। मैं जगह की तलाश में हॉस्टल गया था। वहां मैंने तुरंत अपनी नागरिकता की घोषणा कर दी थी। मैनेजर ने कहा, आप हिंदुस्तानी हैं इसलिए मैं आपको कमरा तो नहीं दे सकता, मगर आपको चाय पिला सकता हूँ और एक किस्सा सुना सकता हूँ। इतने ललचाने वाले प्रस्ताव पर मैं नहीं कैसे कह सकता था। मैनेजर ने शुरू किया। 50 के दशक के शुरुआती हिस्से में मेरी पोस्टिंग दिल्ली में हुई थी। मैं ध्यान से सुन रहा था। मैं वहाँ पाकिस्तानी दूतावास में क्लर्क था। मेरे एक लाहौरी दोस्त ने मुझे एक रुक्का छोटी चिट्ठी दिया था जो कभी उसके पड़ोसी रहे एक व्यक्ति को देना था। वह व्यक्ति आजकल दिल्ली के पहाड़गंज में रहा था। एक दिन मैं अपनी साइकिल लेकर पहाड़गंज को चला पड़ा। जैसे ही मैंने सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के पास वाले कैथीड्रल बड़ा गिरजाघर को पार किया, मुझे एक सिख साइकिल पर जाता दिखाई दिया। उसे रोककर मैंने पंजाबी में पूछा, सरदार जी, पहाड़गंज का रास्ता किधर है? उन्होंने मुझे पूछा, तुम शरणार्थी हो? नहीं, मैं लाहौर से आया हूँ। मैं इकबाल अहमद हूँ। इकबाल अहमद लाहौर से। रुको रुको। वह रुको की आवाज मुझे बेरहम हुक्म जैसी सुनाई दी और मैंने सोचा कि अब तो मैं गया, ये सिख मुझे खत्म ही कर देगा। पर और कोई चारा नहीं था, इसलिए मैं रुक गया। वह भारी भरकम सिख दौड़ता आया और उसने मुझे कसकर बींच लिया। भीगी आंखों से उसने कहा, बरसों हो गए मैं किसी पंजाबी मुसलमान से नहीं मिला। मैं मिलने को तरस रहा था, पर यह पंजाबी बोलने वाला मुसलमान मिलते ही नहीं। 1 करोड़ से ज्यादा अपने अपने वतन से उजड़ गए और दूसरी जगह पर जाने के लिए मजबूर हो गए। यहाँ पर आप इस चित्र में देख सकते हैं। ना नहीं, तुम कभी हमारे नहीं हो सकते। शोधकर्ता की तीसरी घटना इस प्रकार है। मुझे अभी भी 1992 में लाहौर में मिले एक आदमी की बहुत अच्छी तरह याद है। वह गलती से मुझे विदेश में पढ़ने वाला पाकिस्तानी समझ बैठा था। जाने किस वजह से वह मुझे पसंद करने लगा था। वह मुझसे अनुरोध कर रहा था कि पढ़ाई पूरी करके मैं कौम की खिदमत करने के लिए वापस लौट आऊँ। मैंने कहा कि मैं लौटूंगा, लेकिन बातचीत के दौर में मैंने जब बताया कि मैं भारत का नागरिक हूँ तो एकदम उसका लहजा बदल गया और अपने आप को भरकस रोकते रोकते भी उसके मुंह से निकल गया, ओ हिंदुस्तानी। मैं समझा था आप पाकिस्तानी हैं। मैंने उसे समझाने की पूरी कोशिश की कि मैं अपने आप को दक्षिण एशियाई मानता हूँ, पर वह अड़ा रहा। ना नहीं, तुम कभी हमारे नहीं हो सकते। तुम्हारे लोगों ने 1947 में मेरा पूरा गांव का गांव साफ कर दिया था। हम कट्टर दुश्मन हैं और हमेशा रहेंगे। ऐतिहासिक मोड़, बटपारा या महाध्वंस
होलोकॉस्ट। अभी भी जो संस्मरण पेश किए हैं उनसे बंटवारे के दौरान हुई चौतरफा हिंसा का पता चलता है। कई लाख लोग मारे गए, ना जाने कितनी औरतें का बलात्कार और अपहरण हुआ, करोड़ों उजड़ गए, रातों रात अजनबी जमीन पर रिफ्यूजी शरणार्थी बनकर रह गए। इंसानी नुकसान का कोई सटीक हिसाब लगाना नामुमकिन है। काबिल और जानकर विद्वानों के अनुमानों में भी मरने वालों की संख्या 2 लाख से 5 लाख तक रही है। शायद यह अनुमान सही है कि लगभग 1.5 करोड़ लोगों को और भारत और पाकिस्तान के बीच रातों रात खड़ी कर दी गई सरहद इस या उस पार जाना पड़ा। जैसे ही उन्होंने इस छाया की सीमा शैडो लाइंस दोनों नए राज्यों के बीच सरहद औपचारिक आज़ादी के 2 दिन बाद तक भी अधिकृत रूप से तय नहीं थी, जिसके ठोकर खाई वे बेघर हो गए। पलक झपकते उनके माल असबाब हाथ से जाते रहे। दोस्त रिश्तेदार बिछड़ गए। वे अपनी जड़ों, मकानों, खेतों और कारोबार से महरूम हो गए। बचपन की यादें उनसे छीन ली गई। अपनी स्थानीय क्षेत्रीय संस्कृतियों से वंचित हो गए। ये लोग दोबारा तिनकों से अपनी जिंदगी खड़ी करने के लिए मजबूर हो गए। बैलगाड़ियों पर अपने परिवार और सामान के साथ में। यहाँ पर आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये कई लोग क्या कर रहे हैं, बैलगाड़ी से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने परिवार और अपने सामान के साथ में। क्या यह महज एक विभाजन, एक कामोबेश व्यवस्थित संवैधानिक फैसला है? आपसी रजामंदी के आधार पर इलाके और संपत्तियों का सामान्य बंटवारा था, या इसे 16 माह का गृह युद्ध कहा जाए, क्योंकि पाले के दोनों तरफ पूरी की पूरी आबादियों का दुश्मनों की तरफ सफाया कर देने के लिए सुनियोजित कोशिशें की जा रही थी, और इसके लिए संगठित गिरोह कमस कसे खड़े थे। जिंदा बच जाने वाले 1947 को अक्सर कई दूसरे शब्दों में व्यक्त करते हैं, मार्शल लो, मारामारी और रोला या हुल्लड़। विभाजन के दौरान हुई हत्याओं, बलात्कारों, अगजनी और लूटपाट की बातें करते हुए समकालीन प्रेक्षकों और विद्वानों ने कई बार महाध्वंस होलोकॉस्ट शब्द का उल्लेख किया है। जाहिर है वे इस सामूहिक जनसंहार की भयानक को रेखांकित करना चाहते हैं। बहरहाल, क्या ये संज्ञाएं और शब्द सही है? आपने कक्षा 9वीं में नाज़ी शासन के दौरान हुए जर्मन होलोकॉस्ट के बारे में पढ़ा होगा। एक लिहाज से देखिए तो सन 47 में भारतीय उपमहाद्वीप में जो कुछ घटा उसकी भीषणता को होलोकॉस्ट शब्द से ही समझा जा सकता है। यह हादसा इतना जघन्य था कि विभाजन, बंटवारे या तकसीम जैसे शब्दों से उसके सारे पहलू सामने नहीं आते। इससे यह भी समझने में मदद मिलती है कि यूरोपीय होलोकॉस्ट की तरह हमारे समकालीन सारोकारों में भी विभाजन का इतना ज्यादा जिक्र क्यों आता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि दोनों घटनाओं के बीच कोई फर्क नहीं था, या अगर था तो उसे नजरअंदाज कर दिया जाए। 1947 से 48 में भारतीय उपमहाद्वीप में सफाई की कोई सरकारी मुहिम नहीं चली, जबकि नाज़ी जर्मनी में यही हो रहा था। वहाँ लोगों को मारने के लिए नियंत्रण और संगठन की तमाम आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया था। भारत विभाजन के वक्त जो नस्ली सफाया हुआ वह सरकारी निकायों की नहीं, बल्कि धार्मिक समुदाय के स्वयंभू प्रतिनिधियों की कारगुजारी थी। ऋण छवियां की ताकत। भारत में पाकिस्तानी से नफरत करने वाले और पाकिस्तान में भारत से नफरत करने वाले दोनों ही बंटवारे की उपज है। कई बार गलतफहमी में लोग यहाँ मान लेते हैं कि भारतीय मुसलमानों की वफादारी पाकिस्तान के साथ है। उनकी कथित भारतीय अखिल इस्लामी निष्ठा की इस धारणा के साथ कई और आपत्तिजनक विचार जुड़े होते हैं। मसलन कई लोगों को लगता है कि मुसलमान कुरु होते हैं, कट्टर होते हैं, गंदे होते हैं और हमलावरों के वंशज है, जबकि हिंदू दयालु, उदार, शुद्ध और जिन पर हमला किया गया उनके वंशज है। पत्रकार R.M. मर्फी ने अपने अध्याय में दिखाया है कि पाकिस्तान में भी इस तरह के ऋण छवियों की कमी नहीं है। उनका कहना है कि कुछ पाकिस्तानियों को लगता है कि मुसलमान निष्पक्ष, बहादुर, एक ईश्वरवादी, एक ईश्वर की पूजा करने वाले और मांसाहारी होते हैं, जबकि हिंदू काले, कायर, बहु ईश्वरवादी, शाकाहारी होते हैं। हालांकि इनमें से कुछ छवियां विभाजन से पहले की है, लेकिन 1947 की घटनाओं से उन्हें और बल मिला। इतिहासकार इन धारणाओं में मौजूद गलतफहमियों की बार बार आलोचना करते रहे, लेकिन दोनों ही देशों में घृणा के ये स्वर शांत होने का नाम नहीं लेते। विभाजन ने ऐसी स्मृतियां, घृणाएं, छवियां और पहचानें रच दी गई कि आज भी सरहद के दोनों तरफ लोगों के इतिहास को तय करती चली जा रही है। ये नफरतें सामुदायिक टकराव में साफ झलकती है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि सांप्रदायिक टकरावों ने इन पिछली स्मृतियों
स्मृतियों को जिंदा रखने का काम किया है। बंटवारे के दौरान हुई हिंसा को कहानियों की सांप्रदायिक समूह विभिन्न समुदायों के आपसी फासले को और गहरा करने के लिए बार बार दोहराते हैं। वे लोगों के जहन में संशय और अविश्वास पैदा करते हैं, सांप्रदायिक ऋण छवियों को मजबूत करते हैं, इस निराधार सोच को हवा देते हैं कि हिंदू, सिख, मुसलमान इन समुदायों के बीच सीमाएं स्पष्ट रूप से परिभाषित है और उनके हित के एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। पाकिस्तान और भारत के संबंध बंटवारे की इस विरासत से गहरे तौर पर तय होते रहे। उन प्रलयकारी क्षणों की परस्पर विरोधी स्मृतियों से दोनों तरफ विभिन्न समुदायों के बारे में प्रचलित धारणाओं को बल मिला है। लोग वही सामान अपने साथ लेकर चले जिसे वे उठाकर ले जा सकते थे। उजड़ने में लोगों को गहरे नुकसान का एहसास हुआ। जहां वे पीढ़ियों से रह रहे थे, उन स्थानों से उनका विच्छेद हो गया। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये सामान ले जाते हैं लोग, जो सामान वो उठा सकते थे बस वही ले जा रहे हैं वो। विभाजन क्यों और कैसे हुआ? एक लंबे इतिहास का अंतिम चरण। कुछ इतिहासकार भारतीय भी और पाकिस्तानी भी यह मानते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना की यह समझ कि औपनिवेशिक भारत में हिंदू और मुसलमान को दो पृथक राष्ट्र थे मध्यकालीन इतिहास पर भी लागू की जा सकती है। इतिहासकार इस बात पर बल देते हैं कि 1947 की घटनाएं मध्य और आधुनिक युगों में हुए हिंदू मुस्लिम झगड़ों के लंबे इतिहास से बारीकी से जुड़ी हुई है, लेकिन यह तर्क इस बात को अनदेखा कर जाता है कि इन समुदाय में झगड़ों का इतिहास मेलजोल के लंबे इतिहास के साथ साथ चला है। फिर यहाँ भी महत्वपूर्ण हिंदू मुसलमानों में कई तरह की सांस्कृतिक आदान प्रदान रहे हैं। जो लोग दक्षिण एशिया में हिंदू मुसलमान झगड़ों की निरंतरता की बात करते हैं या नहीं देखते कि लोगों की मानसिकता पर बदलती परिस्थितियों का असर होता है। कुछ विद्वान यह मानते हैं कि देश का बंटवारा एक ऐसी सांप्रदायिक राजनीति का आखिरी बिंदु था जो 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में शुरू हुई। उनका तर्क है कि अंग्रेजों द्वारा 1919 में मुसलमानों के लिए बनाए गए पृथक चुनाव क्षेत्रों, जिनका 1919 में विस्तार किया गया, का सांप्रदायिक राजनीति की प्रकृति पर गहरा प्रभाव पड़ा। पृथक चुनाव क्षेत्रों की वजह से मुसलमान विशेष चुनाव क्षेत्रों में अपने प्रतिनिधि चुन सकते थे। इस व्यवस्था में राजनीतिज्ञों को लालच रहता था कि वह सामुदायिक नारों का इस्तेमाल करे और अपने धार्मिक समुदाय के व्यक्तियों को नाजायज फायदे पहुंचाए। इस तरह के से उभरती हुई आधुनिक राजनीति व्यवस्था में धार्मिक अस्मिताओं की यह क्रियाशील प्रयोग होने लगा। चुनावी राजनीति इस अस्मिताओं को ज्यादा गहरा और पक्का बनाने लगी। अब सामुदायिक अस्मिताओं के जुड़े अभिप्राय केवल विश्वास और अकायद आस्था के फर्कों पर केंद्रित नहीं थे। अब अक्सर धार्मिक अस्मिताएं समुदाय के बीच हो रहे विरोधों से जुड़ गई थी। हालांकि भारतीय राजनीति पर पृथक चुनाव क्षेत्रों का अच्छा खासा असर पड़ा। हमें इनके महत्व को बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं करना चाहिए और न ही हमें यह मानना चाहिए कि बंटवारा पृथक चुनाव क्षेत्रों की प्रत्यक्ष देन है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में सांप्रदायिक अस्मिताओं कई अन्य कारणों से भी ज्यादा पक्की हुई। 1920 और 1930 के दशकों में कई घटनाओं की वजह से तनाव उभरे। मुसलमानों को मस्जिद के सामने संगीत, गोरक्षा आंदोलन और आर्य समाज की शुद्धि की कोशिशें, यानी कि नव मुसलमानों फिर हिंदू बनाना जैसे मुद्दों पर गुस्सा आया। दूसरी ओर 1923 के बाद तबलीग प्रचार और अब हम यहाँ पर देखते हैं लखनऊ समझौता। दिसंबर 1916 में हुआ यह समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग, जिस इस पार्टी समय यूपी में आधारित युवा पार्टी नियंत्रित करती थी, के आपसी तालमेल को दर्शाता। इस समझौते के तहत कांग्रेस ने पृथक चुनाव क्षेत्र को स्वीकार। समझौते ने कांग्रेस को मध्य मार्गियों, अतिवादियों और मुस्लिम लीग के लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया। आर्य समाज 19वीं सदी के आखिरी दशकों और प्रारंभिक 20वीं शताब्दी का यह उत्तर भारतीय हिंदू सुधार आंदोलन का खासतौर पर पंजाब में सक्रिय था। आर्य समाज वैदिक ज्ञान का पुनरुत्थान कर उसको विज्ञान की आधुनिक शिक्षा से जोड़ना चाहता था और तंजीम संगठन के विस्तार से उत्तेजित हुए। जैसे जैसे मध्यवर्गीय प्रचारक और सांप्रदायिक कार्यकर्ता अपने अपने समुदाय में लोगों को दूसरे समुदाय के खिलाफ लामबंद करते हुए ज्यादा एकजुटता बनाने लगे, देश के विभिन्न भागों में दंगे फैलते गए। प्रत्येक सांप्रदायिक दंगे से समुदाय के बीच फर्क गहरे होते गए और हिंसा की परेशान करने वाली स्मृतियां भी निर्मित होती गई। फिर भी ऐसा कहना सही नहीं होगा कि बंटवारा केवल सीधे सीधे बढ़ते हुए सांप्रदायिक तनाव की वजह से हुआ। गर्म हवा फिल्म के नायक ने ठीक ही कहा, सांप्रदायिक कला तो सन 1947
से पहले भी होती थी, लेकिन उसकी वजह से लाखों लोगों के घर कभी नहीं उजड़े। पहले की सांप्रदायिक राजनीतिक और विभाजन में गुणात्मक फर्क है, और बंटवारे को समझने के लिए हमें ब्रिटिश राज के आखिरी दशक की घटनाओं को बारीक से देखना होगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं मस्जिद के सामने संगीत। किसी धार्मिक जुलूस के द्वारा समाज के जो नमाज के वक्त मस्जिद के बाहर संगीत बजाए जाने से हिंदू मुस्लिम हिंसा हो सकती थी। रूढ़िवादी मुसलमान इसे अपनी नमाज या इबादत में खलल मानते थे। सांप्रदायिकता से क्या अभिप्राय है? हमारी अस्मिता के कई पहलू होते हैं। आप बालक हैं या बालिका, आप युवा भी हैं, आप किसी गांव या शहर, जिला अथवा प्रांत के निवासी हैं और आप कुछ विशेष भाषाएं बोलते हैं। आप भारतीय हैं परंतु आप विश्व नागरिक भी हैं। परिवारों की आय में फर्क होते हैं, इसलिए हम सभी किसी न किसी सामाजिक वर्ग के सदस्य हैं। हम में से अधिकांश कोई ना कोई धर्म है और हमारी जिंदगी में जाति की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। दूसरे शब्दों में हमारी अस्मिताओं के कई अभिलक्षण है, यानी कि वे जटिल होती है। कुछ विशेष संदर्भों में लोग अपनी जटिल अस्मिताओं के कुछ चुने हुए पहलुओं जैसे धर्म को ज्यादा महत्वपूर्ण मान बैठते हैं, लेकिन इसे सांप्रदायिक नहीं कहा जा सकता। सांप्रदायिकता उस राजनीति को कहा जाता है जो धार्मिक समुदाय के बीच विरोध और झगड़े पैदा करती है। ऐसी राजनीति धार्मिक पहचान को बुनियादी और अटल मानती है। सांप्रदायिक राजनीतिज्ञों को कोशिश रहती है कि धार्मिक पहचान को मजबूत बनाया जाए। वो इसे स्वाभाविक अस्मिता मानकर प्रस्तुत करते हैं, मानो लोग ऐसी पहचान लेकर पैदा हुए हो, मानो अस्मिताओं इतिहास और समय के दौर से गुजरते हुए बदलती हुई नहीं है। सांप्रदायिकता किसी समुदाय में एकता पैदा करने के लिए आंतरिक फर्कों को दबाती है, उस समुदाय की एकता पर जोर देती है और उस समुदाय को किसी न किसी अन्य समुदाय के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करती है। यह कहा जा सकता है कि सांप्रदायिकता किसी चिन्हित गैर के खिलाफ घृणा की राजनीति को पोषित करती है। मुस्लिम सांप्रदायिकता हिंदुओं को गैर बताकर उनका विरोध करती है और ऐसे ही हिंदू सांप्रदायिकता मुसलमानों को गैर समझ कर उनके खिलाफ डटी रहती है। इस पारंपरिक घृणा से की हिंसा की राजनीति को बढ़ावा मिलता है। इसका अर्थ है कि सांप्रदायिकता धार्मिक अस्मिता का विशेष तरह से राजनीतिकीकरण है जो धार्मिक समुदाय में झगड़े पैदा करवाने की कोशिश करता है। किसी भी बहुधार्मिक देश में धार्मिक राष्ट्रवाद शब्दों का अर्थ भी सांप्रदायिकता के करीब करीब हो सकता है। ऐसे देश में अगर कोई व्यक्ति किसी धार्मिक समुदाय को राष्ट्र मानता है तो वो विरोध और झगड़ों के बीच बो रहा है। 1937 में प्रांतीय चुनाव और कांग्रेस मंत्रालय। प्रांतीय संसदों के गठन के लिए 1937 में पहली बार चुनाव कराए गए। इन चुनाव में मताधिकार केवल 10 से 20% लोगों के पास था। इन चुनाव में कांग्रेस के परिणाम अच्छे रहे। उसने 11 में से 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया और 7 में अपनी सरकारें बनाई। मुसलमानों के लिए आरक्षित चुनाव क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, परंतु मुस्लिम लीग भी इन क्षेत्रों में बहुत अच्छा नहीं कर पाई। उसे इस चुनाव में संपूर्ण मुस्लिम वोट का केवल 4.4% हिस्सा मिला। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में उसे एक सीट भी नहीं मिली। पंजाब की 84 आरक्षित सीटों में उसे सिर्फ 2 प्राप्त हुई और सिंध में 33 में से 3 प्राप्त हुई। संयुक्त प्रांत वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु यह कांग्रेस का संपूर्ण बहुमत था, इसलिए उसने लीग की इस मांग को ठुकरा दिया। कुछ विद्वानों का तर्क है कि इससे लीग के सदस्यों की दिलों में यह बात घर कर गई थी कि अगर भारत अविभाजित रहा तो मुसलमानों के हाथ में राजनीतिक सत्ता नहीं आ पाएगी क्योंकि वे अल्पसंख्यक है। ऐसी समझ के पीछे लीग यह मान्यता थी कि मुस्लिम हितों को प्रतिनिधित्व एक मुस्लिम पार्टी ही कर सकती है और कांग्रेस के हिंदू दल है, परंतु जिन्ना की जिद कि लीग मुसलमानों का एकमात्र प्रवक्ता माना जाए उस समय बहुत कम लोगों को मंजूर थी। लीग संयुक्त प्रांत बंबई और मद्रास में लोकप्रिय थी, परंतु अभी भी उसका सामाजिक आधार बंगाल में काफी कमजोर था और उत्तर पश्चिम सीमाओं प्रांत एवं पंजाब में न के बराबर था। सिंध में भी लीग सरकार नहीं बना पाई थी और केवल 10 साल बाद ही इन सभी प्रांतों में पाकिस्तान बनाया गया। इसलिए इस काल से लीग सामाजिक समर्थन की अपनी कोशिशें दोहरी कर दी गई। मुस्लिम लीग 1906 में ढाका में शुरू किया गया। जल्द ही लीग यूपी के विशेषकर अलीगढ़ के मुस्लिम संभ्रांत वर्ग के प्रभाव में आ गई। 1940 के दशक में पार्टी भारतीय महाद्वीप के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों का स्वायत्तता फिर पाकिस्तान की मांग करने लगी।
हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुई। यह एक हिंदू पार्टी थी जो कमोबेश उत्तर भारत तक सीमित रही। यह पार्टी हिंदुओं के बीच जाति एवं संप्रदाय के फर्कों को खत्म कर हिंदू समाज में एकता पैदा करने की कोशिश करती थी। हिंदू महासभा में हिंदू अस्मिता को मुस्लिम अस्मिता के विरोध में परिभाषित करने का प्रयास करती थी। कांग्रेस मंत्रालयों ने भी इस खाई को और गहरा कर दिया। संयुक्त प्रांत में पार्टी ने गठबंधन सरकार बनाने के बारे में मुस्लिम लीग के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था, क्योंकि मुस्लिम लीग जमींदारी प्रथा का समर्थन करती प्रतीत होती थी, जबकि कांग्रेस उसको खत्म करना चाहती थी। यद्यपि कांग्रेस ने अभी तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया था, न ही कांग्रेस को अपने मुस्लिम जन संपर्क कार्यक्रम में कोई खास सफलता मिल पाई थी। इस प्रकार कांग्रेस के धर्मनिरपेक्ष और रेडिकल बयानों से रूढ़िवादी मुसलमान और मुसलमान भूस्वामी तो चिंता में पड़ ही गए। कांग्रेस मुसलमानों को अपनी ओर आकर्षित करने में भी सफल नहीं हो पाई। इतना ही नहीं, 30 दशक के आखिरी सालों में कांग्रेस के बड़े नेता धर्मनिरपेक्षता पर पहले से भी ज्यादा जोर देने लगे थे, मगर कांग्रेस में ऊपर से नीचे तक या कांग्रेस के मंत्री भी इन विचारों पर पूरी तरह सहमत नहीं थे। मौलाना आजाद ने 1947 में यह सवाल उठाया था कि कांग्रेस के सदस्यों को लीग में शामिल होने की छूट तो नहीं है, लेकिन उन्हें हिंदू महासभा में शामिल होने से नहीं रोका जाता है। उनके मुताबिक कम से कम मध्य प्रांत, वर्तमान मध्य प्रदेश में यह स्थिति थी। कांग्रेस को वर्किंग कमेटी ने दिसंबर 1938 में जाकर यह ऐलान किया कि कांग्रेस के सदस्य हिंदू महासभा के सदस्य नहीं हो सकते। प्रसंग वंश या वही समय था जब हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की ताकत बढ़ती जा रही थी। 30 के दशक में ही आरएसएस नागपुर से बढ़ते हुए संयुक्त प्रांत, पंजाब और देश के अन्य भागों में फैला था। 1940 तक आरएसएस के पास हिंदू राष्ट्रवाद की विचारधारा के प्रति समर्पित अत्यंत अनुशासित 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता थे। उनका विश्वास था कि भारत केवल हिंदुओं का देश है। यूनियनिस्ट पार्टी पंजाब में हिंदू, मुस्लिम और सिख भूस्वामियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली राजनीतिक पार्टी। यह पार्टी 1923 से 47 के बीच काफी ताकतवर थी। महासंघ या परिसंघ आधुनिक राजनीतिक शब्दावली में इसका अर्थ है काफी हद तक स्वायत्तता और संप्रभुता राज्यों का संघ, जिसकी केंद्रीय सरकार के पास केवल सीमित शक्तियां होती है थी। पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान अथवा पाकिस्तान पंजाब, अफगान, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान नाम कैम्ब्रिज के एक पंजाबी मुसलमान छात्र चौधरी रहमत अली ने 1933 और 1935 में लिखी 2 पर्चों में गढ़ा। रहमत अली इस नई इकाई के लिए अलग राष्ट्रीय हैसियत चाहता था। 1930 के दशक में किसी ने रहमत अली की बात को गंभीरता से नहीं लिया, यहाँ तक कि मुस्लिम लीग और अन्य मुस्लिम नेताओं ने भी उसके इस विचार को केवल एक छात्र का स्वप्न समझकर खारिज कर दिया था। पाकिस्तान का प्रस्ताव पाकिस्तान की स्थापना की मांग धीरे धीरे ठोस रूप ले रही थी। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुल इलाकों के लिए कुछ स्वायत्तता की मांग का प्रस्ताव पेश किया। इस अस्पष्ट प्रस्ताव में कहीं भी विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं था, बल्कि इस प्रस्ताव को लिखने वाले पंजाब के प्रधानमंत्री और यूनियनिस्ट पार्टी ने नेता सिकंदर हयात खान ने 1 मार्च 1941 को पंजाब असेंबली को संबोधित करते हुए ऐलान किया था कि वह ऐसे पाकिस्तान की अवधारणा का विरोध करते हैं जिसमें यह मुस्लिम राज और बाकी जगह हिंदू राज होगा। अगर पाकिस्तान का मतलब यह है कि पंजाब में खाली मुस्लिम राज कायम होने वाला है, तो मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। उन्होंने संघीय इकाइयों के लिए उल्लेखनीय स्वायत्तता के आधार पर एक ढीले ढाले संयुक्त महासंघ के समर्थन में अपने विचारों को फिर दोहराए। कुछ लोगों का मानना है कि पाकिस्तान के गठन की मांग उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल से शुरू होती है, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा था। 1930 में मुस्लिम लीग ने अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण देते हुए उन्होंने एक उत्तर पश्चिमी भारतीय मुस्लिम राज्य की जरूरत पर जोर दिया था, मगर उस भाषण में इकबाल एक नए देश के उदय पर नहीं बल्कि पश्चिमोत्तर भारत में मुस्लिम बहुल इलाकों को एकीकृत शिथिल भारतीय संघ के भीतर एक स्वायत्त इकाई की स्थापना पर जोर दे रहे थे। विभाजन का अचानक हो जाना। पीछे हम देख चुके हैं कि
पाकिस्तान के बारे में अपनी मांग पर लिंग की राय पूरी तरह से स्पष्ट नहीं थी। उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुल इलाकों के लिए सीमित स्वायत्तता की मांग से विभाजन होने के बीच बहुत ही कम समय, केवल 7 साल रहा। किसी को मालूम नहीं था कि पाकिस्तान के गठन का क्या मतलब होगा और उससे भविष्य में लोगों को जिंदगी किस तरह तय होगी। 1947 में अपने मूल इलाके छोड़कर नई जगह जाने वालों में बहुतों को यही लगता था कि जैसे ही शांति बहाल होगी वे लौट आएंगे। शुरुआत में मुस्लिम नेताओं ने भी एक संप्रभु राज्य के रूप में पाकिस्तान की मांग खास संजीदगी से नहीं उठाई थी। शुरुआत में शायद खुद जिन्ना भी पाकिस्तान की सोच को सौदेबाजी में एक पैतरे के तौर पर ही इस्तेमाल कर रहे थे, जिसका वे सरकार द्वारा कांग्रेस को मिलने वाली रियायतों पर रोक लगाने और मुसलमानों के लिए रियायतें हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। दूसरे विश्व युद्ध के कारण अंग्रेजों को स्वतंत्रता के बारे में औपचारिक वार्ताएं कुछ समय तक टालनी पड़ी, लेकिन 1942 में शुरू हुए विशाल भारत छोड़ो आंदोलन का परिणाम था कि अंग्रेजों को झुकना पड़ा और उसके अफसरों को संभावित सत्ता हस्तांतरण के बारे में भारतीय पक्षों के साथ बातचीत के लिए तैयार होना पड़ा। मुस्लिम लीग का प्रस्ताव 1940। मुस्लिम लीग ने 1940 वाले प्रस्ताव की मांग की थी कि भौगोलिक दृष्टि से सटी हुई इकाइयों को क्षेत्रों के रूप में चिन्हित किया जाए, जिन्हें बनाने में जरूरत के हिसाब से इलाकों को फिर से ऐसा संयोजन किया जाए कि हिंदुस्तान के उत्तर पश्चिम और पूर्वी क्षेत्रों से जैसे जिन हिस्सों में मुसलमानों की संख्या ज्यादा है उन्हें इकट्ठा करके स्वतंत्र राज्य बना दिया जाए, जिनमें शामिल इकाइयां स्वाधीन और स्वायत्त होगी। युद्धोत्तर घटनाक्रम। जब 1945 में दोबारा वार्ताएं शुरू हुई तो कांग्रेस इस बात पर सहमत हुई कि एक केंद्रीय कार्यकारिणी सभा बनाई जाएगी, जिसके कारण सभी सदस्य भारतीय होंगे सिवाय वायसराय और सशस्त्र नेताओं के सेनापति के। उनकी राय में यह पूर्ण स्वतंत्रता की शुरुआती कदम होगा। सत्ता हस्तांतरण के बारे में यह चर्चा टूट गई क्योंकि जिन्ना इस बात पर अड़े हुए थे कि कार्यकारिणी सभा के मुस्लिम सदस्यों का चुनाव करने का अधिकार मुस्लिम लीग के अलावा और किसी को भी नहीं है। वे सभा में सांप्रदायिक आधार पर वीटो की व्यवस्था भी चाहते थे। उनका कहना था कि अगर मुस्लिम सदस्य किसी भी फैसले का विरोध करते हैं तो उसे कम से कम 2/3 सदस्यों की सहमति से ही पारित किया जाना चाहिए। उस समय के राजनीतिक हालात को देखते हुए लीग की पहली मांग काफी आश्चर्यजनक थी, क्योंकि राष्ट्रवादी मुसलमानों का एक बड़ा तबका कांग्रेस समर्थन करता था। इन वार्ताओं में उसके प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व मौलाना आजाद कर रहे थे और पश्चिमी पंजाब यूनिवर्सिटी पार्टी के सदस्य भी ज्यादातर मुसलमान थे। अंग्रेज यूनिवर्सिटियों को नाराज नहीं करना चाहते थे, क्योंकि पंजाब सरकार में उन्हीं का दबदबा था और अंग्रेजों के प्रति लगातार वफादार रहे थे। हम यहाँ पर एक चित्र देख सकते हैं। 1939 में वायसराय के साथ बैठक से पहले महात्मा गांधी के साथ मोहम्मद अली जिन्ना, यहाँ पर हम देख सकते हैं महात्मा गांधी और यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना हमको दिखाया गया है। अब हम देखते हैं यहाँ पर 1940 में दोबारा प्रांतीय चुनाव हुए। सामान्य सीटों पर कांग्रेस को एक तरफा सफलता मिली। 91.3% गैर मुस्लिम वोट कांग्रेस के खाते में गए। मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर मुस्लिम लीग को भी ऐसे ही बेजोड़ सफलता मिली। मध्य प्रांत में उसने सभी 30 आरक्षित सीटें जीती और मुस्लिम वीटों में 86.6% उसके उम्मीदवारों को मिले। सभी प्रांतों की कुल कितनी 509 आरक्षित सीटों में से जो हमारी 442 मुस्लिम लीग के पास गई। इसका मतलब है कि 1946 में जाकर ही मुस्लिम लीग खुद को मुस्लिम मतदाताओं के बीच सबसे प्रभुत्वशाली पार्टी के रूप में स्थापित कर पाई। कब? 1946 में। अब जाकर वह भारत के मुसलमानों की एकमात्र प्रवक्ता होने पर दावा कर सकती थी। लेकिन आपको याद होगा कि चुनाव में मताधिकार बेहद सीमित था। आबादी के केवल 10 से 12% तबके को ही प्रांतीय चुनाव में वोट डालने का अधिकार दिया गया था। केंद्रीय असेंबली के चुनाव में तो केवल 1% लोगों को ही मताधिकार मिला था। विभाजन का एक संभावित विकल्प। मार्च 1946 में मंत्रिमंडल ने लीग
की मांग का अध्ययन करने और स्वतंत्र भारत के लिए एक उचित राजनीतिक रूपरेखा को सुझाने के लिए 3 सदस्यीय प्रतिनिधित्व मंडल दिल्ली भेजा। इस कैबिनेट मिशन ने 3 महीने तक भारत का दौरा किया और एक ढीले ढाले त्रिस्तरीय महासंघ का चुनाव दिया। इसमें भारत एकीकृत ही रहने वाला था, जिसकी केंद्रीय सरकार काफी कमजोर होती और उसके पास केवल विदेश रक्षा और संचार का जिम्मा होता है। संविधान सभा का चुनाव करते हुए मौजूदा प्रांतीय सभाओं को 3 हिस्सों में समूहबद्ध किया जाना था। हिंदू बहुल प्रांतों को का पश्चिमोत्तर मुस्लिम बहुल प्रांतों को समूह खा और पूर्वोत्तर असम सहित के मुस्लिम बहुल प्रांतों को समूह गा में रखा गया था। प्रांतों के इन खंडों में समूहों को मिलाकर क्षेत्रीय इकाइयों का गठन किया जाना था। माध्यमिक स्तर की कार्यकारी और विधायी शक्तियां उनके पास ही रहने वाली थी। शुरुआत में सभी प्रमुख पार्टियां ने इस योजना को मान लिया था, लेकिन यह समझौता ज्यादा देर तक नहीं चल पाया क्योंकि सभी पक्षों को इस योजना की व्याख्या अलग अलग थी। लिंग की मांग थी कि यह समूहबद्धता अनिवार्य हो, जिसमें समूह खा और गा के पास भविष्य में संघ से अलग होने का अधिकार होना चाहिए। कांग्रेस चाहती थी कि प्रांतों को अपनी इच्छा व समूह चुनने का अधिकार मिलना चाहिए। कांग्रेस कैबिनेट मिशन के इस स्पष्टीकरण से भी संतुष्ट नहीं थी कि शुरुआत में यह समूहबद्धता अनिवार्य होगी, मगर एक बार संविधान बन जाने के बाद उनके पास समूह से निकलने का अधिकार होगा और बदलती हुई परिस्थितियों में चुनाव कराए जाएंगे। इस प्रकार आखिरकार कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को लिंग और कांग्रेस दोनों ने ही नहीं माना। यह एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव था क्योंकि इसके बाद विभाजन कमोबेश अपरिहार्य हो गया था। कांग्रेस के ज्यादातर नेता इसे त्रासद मगर अवश्य भावी परिणाम मान चुके थे। केवल महात्मा गांधी और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत NWFP के नेता खान अब्दुल गफ्फार खान ही अंत तक विभाजन का विरोध करते रहे। हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमको चित्र दिखाया गया है। NWFP महात्मा गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी कहा जाता था, सुशीला नायर और अमतुस सालेम के 7 अक्टूबर। यहाँ पर हम इनको देख सकते हैं, गांधी जी और अब्दुल गफ्फार। विभाजन की ओर कैबिनेट मिशन योजना से अपना समर्थन वापस लेने के लिए के बाद मुस्लिम लीग ने अपने पाकिस्तान की मांग को अमली जामा पहनाने के लिए हम यहाँ पर देख सकते हैं 3 समूह वाले भारतीय संघ के बारे में कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव। 1941 में मुस्लिम बहुत इलाके, 1941 के हिंदू बहुल इलाके, राजकुमार रियासत, जिनके लिए प्रस्ताव में स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया था। हम यहाँ पर देख सकते हैं जो भी हमको हरे कलर के दिख रहे हैं सारे कैसे मुस्लिम इलाके, और यहाँ पर जो ये हमको दिख रहे हैं केसरी कलर के सारे हिंदू इलाके, और ये सारे राजकुमारी और रियासतों के इलाके हमको दिखाए गए हैं। बिहार में एक आवाज। महात्मा गांधी जानते थे कि उनकी स्थिति बिहार में एक आवाज जैसी है, लेकिन फिर भी विभाजन की सोच का विरोध करते रहे। किंतु आज हम कैसे दुखद परिवर्तन देख रहे हैं। मैं फिर भी वह दिन देखना चाहता हूं जब हिंदू और मुसलमान आपसी सलाह के बिना कोई काम नहीं किया करेंगे। मैं दिन रात इसी आग में जल रहा हूं कि उस दिन को जल्दी से जल्दी साकार करने के लिए क्या करूं। लिंग से मेरी गुजारिश है कि वे किसी भी भारतीय को अपना शत्रु ना माने। हिंदू और मुसलमान दोनों एक ही मिट्टी से उपजे हैं, उनका खून एक है, वे एक जैसा भोजन करते हैं, एक ही पानी पीते और एक ही जबान बोलते हैं। प्रार्थना सभा में भाषण 7 सितंबर 1946 में कलेक्टेड वर्ड्स ऑफ महात्मा गांधी, खंड 92, पृष्ठ नंबर 139। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की जो मांग उठाई है वह पूरी तरह गैर इस्लामिक है और मुझे इसको पाप पुण्य कृत्य कहने में कोई संकोच नहीं है। इस्लाम मानवता की एकता और भाईचारे का समर्थक है, न कि मानव परिवार की एकजुटता को तोड़ने का। जो तत्व भारत को एक दूसरे के खून के प्यासे टुकड़ों में बांट देना चाहते हैं वे भारत और इस्लाम दोनों के शत्रु है। भले ही वे मेरी देह के टुकड़े टुकड़े कर दे, परंतु मुझसे ऐसी बात नहीं मनवा सकते जिसे मैं गलत मानता हूँ। हरिजन 26 सितंबर 1946, कलेक्टेड ऑफ महात्मा गांधी, खंड 92, प्रश्न नंबर 229। विभाजन को हम यहाँ पर देख सकते हैं, एक चित्र दिखाया गया कलकत्ता की सड़कें। अगस्त 1946 में लोहे की छड़ें और लाठियां लिए फसादी हमको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं इस चित्र में। लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई का फैसला लिया। पार्टी ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे मनाने का ऐलान किया। उसी दिन कलकत्ता में दंगा भड़क उठा जो कई दिनों तक चला और उसमें कई हजारों लोग मारे गए। मार्च 1947 तक उत्तर भारत के बहुत सारे भागों में हिंसा फैल चुकी थी। मार्च 1947 में कांग्रेस हाई कमान ने पंजाब को मुस्लिम बहुल और हिंदू सिख बहुल को 2 हिस्सों में
बांटने का प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी। कांग्रेस ने बंगाल के मामले में भी यही सिद्धांत अपनाने का चुनाव दिया। अंकों के खेल में उलझकर पंजाब के बहुत सारे सिख नेता को कांग्रेसी भी इस बात को मान चुके थे कि अब विभाजन अनिवार्य विकृति से जिसे टाला नहीं जा सकता। उनको लगता था कि वे अविभाजित पंजाब में मुसलमानों से घिर जाएंगे और उन्हें मुस्लिम नेताओं के रहम पर जीना पड़ेगा, इसलिए वे भी कमोबेश इस फैसले के हक में थे। बंगाल में भी बर्द लोग बंगाली हिंदुओं का जो तबका सत्ता अपने हाथ में रखना चाहता था वो मुसलमानों की स्थायी गुलामी। उनके एक नेता ने यही शब्द कहे थे कि आशंका से भयभीत था। संख्या की दृष्टि से वे कमजोर थे, इसलिए उनको लगता था कि प्रांत के विभाजन से ही उनका राजनीतिक प्रभुत्व बना रह सकता है। कानून व्यवस्था का नाश हम यहाँ पर देख सकते हैं। 1946 के उन रक्त रंजित महीनों के दौरान हिंसा और आगजनी हजारों लोग मारे गए, जैसा कि हम यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं। मार्च 1947 में तकरीबन साल भर तक रक्तपात चलता रहा। इसका एक कारण यह था कि शासन की संस्थाएं बिखर चुकी थी। उसी समय बहावलपुर पाकिस्तान में तैनात पेंड्रेल मुन नाम के एक अफसर ने इस बारे में लिखा था कि जब मार्च 1947 में पूरे अमृतसर में आगजनी और मारकाट हो रही थी तो पुलिस एक भी गोली नहीं चला पाई। साल के आखिर तक शासन तंत्र पूरी तरह नष्ट हो चुका था। अमृतसर जिला चौतरफा रक्तपात से डूबा हुआ था। अंग्रेज अफसरों को सूझ नहीं रहा था कि हालात को कैसे संभाला जाए। वे फैसले लेना नहीं चाहते थे और हस्तक्षेप करने में हिचकिचा रहे थे। जब दहशत ज़दा लोगों ने मदद के लिए गुहार लगाई तो अंग्रेज अफसरों ने उनसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या मोहम्मद अली जिन्ना की शरण में जाने को कहा। किसी को मालूम नहीं था कि सत्ता किसके हाथ में है। महात्मा गांधी के अलावा भारतीय दलों के सभी वरिष्ठ नेता आज़ादी के बारे में जारी वार्ताओं में व्यस्त थे, जबकि प्रभावित प्रांतों के बहुत सारे भारतीय प्रशासनिक अफसर अपने ही जान माल के बारे में भयभीत थे। अंग्रेज भारत छोड़ने की तैयारी में लगे थे। समस्या इसलिए और बढ़ गई क्योंकि भारतीय सिपाही और पुलिस वाले भी हिंदू, मुसलमान या सिख के रूप में आचरण करने लगे थे। जैसे जैसे सांप्रदायिक तनाव बढ़ा, वर्दीधारियों के पेशेवर प्रतिबद्धता पर भरोसा कमजोर पड़ता गया। बहुत सारे स्थानों पर न केवल पुलिस वालों ने अपने धर्म के लोगों की मदद की, बल्कि उन्होंने दूसरे समुदाय पर हमले भी किए। एक गोली भी नहीं चलाई गई। मुन ने लिखा, 24 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक दंगाई भीड़ को इस विशाल व्यावसायिक शहर में बेरोक टोक तबाही फैलाने दी गई। बेहतरीन बाजारों को जलाकर राख कर दिया गया, जबकि उपद्रव फैलाने वाले ऊपर के एक गोली भी नहीं चलाई गई। जिला मजिस्ट्रेट ने अपने विशाल पुलिस बल को शहर में मार्च का आदेश दिया और उसका कोई सार्थक इस्तेमाल किए बिना बुला लिया गया। महात्मा गांधी एक अकेली फौज। इस सारी उथल पुथल में सांप्रदायिक सद्भाव बहाल करने के लिए एक आदमी की बहादुराना कोशिशें आखिरकार रंग लाने लगी। 77 साल के बुजुर्ग गांधी जी ने अहिंसा के अपने जीवन पर्यंत सिद्धांत को एक बार फिर आजमाया और अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। उनका फैसला इस यकीन पर आधारित था कि लोगों का हृदय परिवर्तन किया जा सकता है। वे पूर्वी बंगाल में नोआखली, वर्तमान बंगाल देश से बिहार के गाँव में और उसके बाद कलकत्ता व दिल्ली के दंगों में झुलसी झोपड़पट्टियों की यात्रा पर निकल पड़े। उनकी कोशिश थी कि हिंदू मुसलमान एक दूसरों को न मारे और जगह उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय को हिंदू अथवा मुस्लिम दिलासा दी। अक्टूबर 1946 में पूर्वी बंगाल के मुसलमानों हिंदुओं पर निशाना कस रहे थे। गांधी जी वहां गए, पैदल गांव-गांव पहुंचे और उन्होंने स्थानीय मुसलमानों को समझाया कि वे हिंदुओं की रक्षा करें। इसी तरह अन्य स्थानों पर जैसे कि दिल्ली में उन्होंने दोनों समुदाय में पारस्परिक भरोसा और विश्वास बनाने की कोशिश की। जान बचाने के लिए भागकर पुराने किले की भीड़ भरे शिविर में पनाह लेने वाले शाहिद अहमद देहलवी नामक दिल्ली के एक मुसलमान ने 9 सितंबर 1947 को दिल्ली में गांधी जी के आगमन को बड़ी लंबी और कठोर गर्मी के बाद बरसात की फुहारों के आने जैसा महसूस किया। देहलवी ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि मुसलमान एक दूसरे से कहने लगे थे कि अब दिल्ली बच जाएगी। नोआखली में महात्मा गांधी की एक झलक पाने को इकट्ठा गांव वालों का जुलूस। हम यहाँ पर इसको देख सकते हैं चित्र में।
28 नवंबर 1947 को गुरु नानक जयंती के मौके पर गांधी जी गुरुद्वारा शीशगंज में सिखों की एक सभा को संबोधित करने गए तो उन्होंने देखा कि दिल्ली का दिल कहने वाले चांदनी चौक की सड़क पर एक भी मुसलमान नहीं था। उसी शाम को अपने भाषण में उन्होंने कहा, हमारे लिए इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है कि चांदनी चौक में एक भी मुसलमान नहीं है। गांधी जी अपनी हत्या तक दिल्ली में ही रहे और आखिरी दिनों में मुसलमानों को शहर में बाहर खदेड़ने की सोच से तंग आकर उन्होंने अनशन शुरू कर दिया था। आश्चर्यजनक बात है कि पाकिस्तान से आए हिंदू और सिख शरणार्थी भी अनशन में उनके साथ बैठते थे। मौलाना आजाद ने लिखा है कि इस अनशन का असर आसमान की बिजली जैसा रहा। लोगों को मुसलमानों के सफाई के अभियान की निरंतरता दिखाई देने लगी, मगर हिंसा का यह नंगा नाच आखिरकार गांधी जी की शहादत के साथ ही खत्म हुआ। दिल्ली के बहुत सारे मुसलमानों ने बाद में कहा, दुनिया सच्चाई की राह पर आ गई थी। बिहार में दंगा पीड़ित गांव के लोग महात्मा गांधी की प्रतीक्षा कर रहे थे, जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं। ये बिहार के लोग महात्मा गांधी जी की क्या कर रहे थे, यहाँ पर प्रतीक्षा कर रहे थे। बंटवारे में औरतों को बरामदगी। पिछले तकरीबन 1.5 दशक से इतिहासकार बंटवारे के दौरान आम लोगों को अनुभव की पड़ताल कर रहे। कई विद्वानों ने उस हिंसक काल में औरतों के भयानक अनुभव के बारे में लिखा है। उनके साथ बलात्कार हुआ, उनको अगवा किया गया, बार बार बेचा खरीदा गया, अनजान हालात में अजनबियों के साथ एक नई जिंदगी बसर करने के लिए मजबूर किया गया। औरतों ने जो कुछ भुगता था उसके गहरे सदमे के बावजूद बदले हुए हालात में कुछ औरतों ने अपने नए पारिवारिक बंधन विकसित किए। लेकिन भारत और पाकिस्तान की सरकारों ने इंसानी संबंधों की जटिलता के बारे में कोई संवेदनशील रवैया नहीं अपनाया। इस तरह की बहुत सारी औरतों को जबरदस्ती घर बैठा ली गई मानते हुए उन्होंने उनके परिवारों से छीनकर दोबारा पुराने परिवारों या स्थानों पर भेज दिया गया। जिन औरतों के बारे में फैसले लिए जा रहे थे उनसे एक बार भी सलाह नहीं ली गई। अपनी जिंदगी के बारे में फैसला लेने के लिए उनके अधिकार को एक बार फिर नजरअंदाज कर लिया गया। एक अंदाज के मुताबिक इस मुहिम में कुल मिलाकर लगभग 30,000 औरतों को बरामद किया गया। इनमें से 22,000 मुस्लिम औरतों को भारत से, 8,000 हिंदू और सिख औरतों को पाकिस्तान से निकाला गया। यह मुहिम 1954 में जाकर खत्म हुई। इज्जत की रक्षा विद्वानों ने इस बात पर भी रोशनी डाली कि इस भीषण शारीरिक मनोवैज्ञानिक खतरे के काल में किस तरह समुदाय की। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं अपने घर वालों की मौत की खबर सुनकर औरतें एक दूसरे को ढाढ़स बंधा रही है और दंगों में पुरुष बड़ी संख्या में मारे गए, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। औरतों की बारादगी का मतलब क्या था? प्रकाश टंडन ने उपनिवेशी पंजाब का एक आत्मकथात्मक सामाजिक इतिहास में पंजाबी सेंचुरी के नाम से लिखा है। वह उन्होंने एक महिला और एक जोड़े के दास्तान बयान किए। यह उसका संक्षिप्त रूप दिया जा रहा है, लेकिन हमने जहाँ तक संभव हो मूल की भाषा और अभिव्यक्तियों को बनाए रखने की कोशिश की। एक घटना ऐसी हुई, बंटवारे के दौरान मारकाट बचाने वाले एक सिख नौजवान ने हत्याकांड पर तुरी हुई भीड़ को मानकर एक खूबसूरत मुसलमान लड़की को अपने लिए मांग लिया। उन दोनों ने शादी कर ली और धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार करने भी लगे। लड़की के दिमाग में अपने मारे गए माता पिता और पिछली जिंदगी की यादें क्रमशः धुंधली पड़ने लगी। वे एक दूसरे के साथ खुश थे और उनके एक बेटा भी हुआ, पर जल्दी ही अपत औरतों का पता लगाकर उन्हें वापस लौटाने में लगन से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता और पुलिस वालों को उनकी भनक मिल गई। उन्होंने उस सिख ग्रह के जिले जालंधर में पूछताछ की। उसे इसकी खबर मिल गई और वह परिवार के साथ कलकत्ता भाग निकला। सामाजिक कार्यकर्ता भी कलकत्ता पहुंच गए। इस बीच उसके मित्रों ने अदालत से स्टे ऑर्डर लेने के लिए कोशिश की, पर कानून अपनी ही भारी भरकम चाल से चल रहा था। कलकत्ता से यह जोड़ा इस उम्मीद से पंजाब की किसी अनजान से गांव को भागा कि पीछा करने वाले पुलिस वहां नहीं पहुंच सकेगी, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और पूछताछ करने लगी। उसकी पत्नी फिर से गर्भवती हो गई थी और अब बच्चे का जन्म नजदीक ही था। उस सिख ने अपने छोटे से बच्चे को अपनी मां के पास भेज दिया और खुद अपनी पत्नी को खेत में ले गया। वहां एक गड्ढे में उसने अपनी पत्नी को यथासंभव आराम करने से लिटा दिया और खुद पुलिस की राह देखते हुए एक बंदूक लेकर लेट गया। उसने ठान रखी थी कि जीते जी वह अपनी पत्नी को अपने से अलग न होने देगा। उस गड्ढे में ही उसने अपने हाथों से अपनी पत्नी की जचकी कराई। अगले दिन उसकी पत्नी को तेज बुखार आ गया और 3 दिन में वह मर गई। पति उसे अस्पताल ले जाने की हिम्मत न कर सका, क्योंकि वह डरता था कि सामाजिक कार्यकर्ता और पुलिस उसे उससे छीन लेंगे।
इज्जत बचाने की सोच भी एक अहम भूमिका अदा कर रही थी। इज्जत का यह विचार मर्दानगी की एक खास अवधारणा पर आधारित था, जिसमें मर्दानगी जन, औरत और जमीन पर मालिकाना से तय होती थी। उत्तर भारतीय किसान समाजों में यह खासा पुराना विचार रहा है। मर्द का पुरुषत्व उसकी इस काबिलियत पे निहित माना जाता था कि वह अपनी चीजों यानी जन और जमीन को और के कब्जे से बचाए रख सकता था या नहीं। अक्सर इन दो सबसे प्राथमिक संपत्तियों पर ही टकराव शुरू होता था और अक्सर ही औरतों में इन्हीं मूल्यों का आत्मसात कर लेती थी। इसलिए कई बार जब पुरुषों को यह भय होता था कि उनकी औरतों, बीवी और बेटी बहनों को शत्रु नापाक कर सकता है, तो वे औरतों को ही मार डालते थे। उर्वशी बोटालिया ने अपनी पुस्तक दी अदर साइड ऑफ साइलेंस में रावलपिंडी जिले के थुआ खलासा गांव की एक ऐसे दर्दनाक हादसे का जिक्र किया। बताते हैं कि तकसीम के समय सिखों के इस गांव की 90 औरतें ने दुश्मनों के हाथों में पड़ने के बजाय अपनी मर्जी से कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी थी। इस गांव से आए शरणार्थी दिल्ली के एक गुरुद्वारे में आज भी इस घटना पर कार्यक्रम आयोजित करते हुए इन मौतों को आत्महत्या नहीं बल्कि शहादत का दर्जा देते हैं। उनको लगता है कि उस समय पुरुषों ने औरतों के फैसलों को बहादुरी से स्वीकार किया, बल्कि कई दफे तो उन्होंने औरतों को अपनी जान देने के लिए उकसाया भी। हर साल 13 मार्च को जब उनकी शहादत पर कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, तो इस घटना को मर्दों और औरतों और बच्चों की सभा में विस्तार से सुनाया जाता है। औरतों को अपनी बहनों के बलिदान और बहादुरी को अपने दिलों में सजाने और खुद को उसी सोच में ढालने के लिए प्रेरित किया जाता है। यह स्मृति कार्यक्रम समुदाय के जिंदा बचे लोगों के लिए उन यादों को जीवित रखने में मदद देता है। इस कार्यक्रम में उन औरतों को याद नहीं किया जाता जो मरना नहीं चाहती थी, जिन्हें अपनी इच्छा के खिलाफ मौत का रास्ता चुनना पड़ा। क्षेत्रीय विविधताएं। अभी तक हम लोगों के जिन अनुभवों पर चर्चा कर रहे थे वे उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम इलाके से संबंधित थे। आइए देखें कि बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और दक्कन में विभाजन के किस रूप में सामने आए। कलकत्ता, नोआखली में 1946 में भी जन समार हो चुके थे, लेकिन विभाजन का सबसे खूनी और विनाशकारी रूप पंजाब में सामने आया। पश्चिमी पंजाब से तकरीबन सभी हिंदुओं और सिखों को भारत की तरफ और तकरीबन सभी पंजाबी भाषी मुसलमानों को पाकिस्तान की तरफ हाँक दिया गया, और यह सब कुछ 1946 से 1948 के महज 2 साल में हो गया था। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश और हैदराबाद, आंध्र प्रदेश के बहुत सारे परिवार 50 के दशक और 60 के दशक के शुरुआती सालों में ही भी पाकिस्तान जाकर बसते रहे, लेकिन बहुत सारों ने भारत में ही रहने का फैसला किया। पाकिस्तान गए ऐसे ज्यादातर उर्दू भाषी लोग जिन्हें मुहाजिर अप्रवासी कहा जाता है, सिंध के कराची, हैदराबाद इलाके में बस गए। बंगाल में यह पलायन ज्यादा लंबे समय तक चलता रहा। लोग ढीली ढाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आर पार जाते रहे। इसका एक अर्थ यह है कि बंगाली विभाजन से जो पीड़ा उपजी वह उतनी ही तीखी नहीं थी, लेकिन जिसकी टीम लगातार महसूस होती है रही वह पंजाब के विपरीत बंगाल में धर्म के आधार पर आबादी का बंटवारा भी उतना साफ नहीं था। बहुत सारे बंगाली हिंदू पूर्वी पाकिस्तान में, जबकि बहुत सारे बंगाली मुसलमान पश्चिम बंगाल में ही रुक रहे। आखिरकार बंगाली मुसलमान पूर्वी पाकिस्तानियों ने अपनी राजनीतिक पहलकदमी के जरिए जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत को नकारते हुए पाकिस्तान से अलग होने का फैसला ले लिया और 1971 से 72 में बांग्लादेश की स्थापना हुई। जाहिर है इस्लाम में पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान को एक दूसरे से जोड़कर नहीं रख पाया। इसके बावजूद पंजाब और बंगाल के अनुभव में जबरदस्त समानताएं भी दिखाई देती है। दोनों ही जगह औरतों और लड़कियों को यातना का मुख्य निशाना बनाया गया। हमलावर औरतों की देह को जीत जाने वाले इलाके की तरह देखते थे। एक समुदाय की औरतों के अपमान को उनके पूरे समुदाय के अपमान तथा बदले की कार्रवाई के रूप में देखा जाता था। जैसे कि हम यहाँ पर एक चित्र देख सकते हैं। हताश चेहरे। 1947 में पुराने किले के भीतर एक विशाल शरणार्थी शिविर खोला गया, जिसमें विभिन्न स्थानों से आने वाले शरण लेते थे, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं चित्र में। कहानी, कविता, फिल्म। क्या आप विभाजन से संबंधित किसी
लघु कथा, उपन्यास, कविताएं, फिल्म के बारे में जानते। प्रिया, ऐसा होता है कि बंटवारे से संबंधित साहित्य और फिल्मों से उस विध्वंसक घटना को इतिहासकारों के मुकाबले ज्यादा गहराई, अंतर्दृष्टि के साथ पेश किया जाता है। उनमें सामूहिक पीड़ा और कठिनाइयों को किसी एक व्यक्ति या एक छोटे से समूह के जरिए समझने की कोशिश की जाती है। उनकी नियति एक ऐसी विशाल घटना से तय होती है जिस पर उनका कोई वश नहीं था। इन कृतियों में उस समय के आक्रोश व भ्रमों, लोगों को जो अजीबोगरीब रास्ते अपनाने पड़े, उनको दर्ज किया जाता है। उनमें हिंसा की भीषणता, इंसानी पतन और दुर्दशा पर सदमे व हैरानी का भाव दिखता है। उनमें उस उम्मीद और उन तरीकों को भी जिक्र होता है जिनके जरिए ऐसी मुश्किलें घड़ियों का मुकाबला करते हैं। उर्दू के बेहद प्रतिभाशाली कहानीकार शहादत हसन मंटो ने अपने लेखन के बारे में कहा था, लंबे अरसे तक मैं देश के बंटवारे में अपनी उथल पुथल के नतीजों को स्वीकार करने से इनकार करता रहा। महसूस मैं अब भी वही करता हूँ, पर मुझे लगता है कि आखिरकार मैंने अपने आप पर तरस खाई या हताश हुए बगैर उस खौफनाक सच्चाई को मंजूर कर लिया है। इस प्रक्रिया में मैंने इंसान के बनाए हुए लहू के इस समुंदर से अनोखी आग वाले मोतियों को निकालने की कोशिश की। मैंने इंसानों को मारने वाले इंसानों की एक चित धुन के बारे में लिखा, उनमें से कुछ के पछतावे के बारे में लिखा, उन कातिलों के बहाए गए आंसुओं के बारे में लिखा था जो समझ नहीं पा रहे थे कि उनमें अब तक कुछ इंसानी जज्बे बाकी कैसे रह गए। इन तमाम और इनके अलावा और भी बहुत सी बातों को मैंने अपनी किताब शिया आसिये में लिखा है। विभाजन से संबंधित साहित्य और फिल्में बहुत सारी भाषाओं में मौजूद है, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, बंगाली, असमिया और अंग्रेजी। इन सारी भाषाओं में इस विषय पर खूब काम हुआ है। संभव आप मंटो, राजिंदर सिंह बेदी, इंतजार हुसैनी उर्दू, भीषण साहनी, कमलेश्वर राही, मासूम रजा हिंदी, नारायण भारती सिंधी, संत सिंह सेखो पंजाबी, नरेंद्र नाथ मित्रा, सैयद वली उल्लाह बंगला, ललितांबिका अंतर्ज्ञानम मलयालम, अमिताव घोष और वापसी सिधवा अंग्रेजी जैसे लेखकों को पढ़ना चाहते हो। अमृता प्रीतम, फैज अहमद फैज और दिनेश दास ने पंजाबी, उर्दू और बांग्ला विभाजन पर यादगार कविताएं लिखी है। संभव इस विषय पर आप कुछ और फिल्में भी देखना चाहें। इस दिशा में आप त्रंत्विका, घटना, मेघे ढाका, तारा सुबड़ा खेरा, MS सत्यु, गर्म हवा, गोविंद निहालानी, तमस और हबीब तनवीर द्वारा निर्देशित नाटक जिस लाहौर में नई देखिया और जामिया ई नई को देख सकते हैं। मदद, मानवता और सद्भावना, हिंसा के कचरे और विभाजन को पीड़ा तले इंसानियत और सौहार्द का एक विशाल इतिहास दबा पड़ा है। अब्दुल तलीफ के मर्म संपर्शी बयानों जैसे बहुत सारे वृत्तांतों इससे इस बात का पता चलता है कि इतिहासकारों ने इस आशय की अनगिनत कहानियां उजागर की है कि किस तरह बहुत सारे आम लोग बंटवारे के वक्त एक दूसरे की मदद कर रहे थे। ये आपसी हमदर्दी और साझेदारी नए मौके को खुलने और सदमे पर विजय की कहानियां हैं। इस लिहाज से सुखदेव सिंह हमारे सामने एक बेहतरीन मिसाल है। खुशदेव सिंह एक सिख डॉक्टर थे, तपेदिक विशेषज्ञ थे। वे उस समय धर्मपुर में तैनात थे जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। दिन रात लगकर डॉक्टर साहब ने असंख्य प्रवासी मुसलमान, सिखों, हिंदुओं को बिना किसी भेदभाव के कोमल स्पर्श, भोजन, आश्रय और सुरक्षा प्रदान की। धर्मपुर के लोगों में उनके इंसानी जज्बे और सहृदयता के प्रति गहरी आस्था और विश्वास पैदा हो गया था। उन पर लोगों का वैसा ही भरोसा था जैसे दिल्ली और कई जगहों के मुसलमानों को गांधी जी पर था। उनमें से एक मोहम्मद उमर ने खुशदेव को चिट्ठी में लिखा था, पूरी विनम्रता से यह कहना चाहता हूं कि मुझे आपके अलावा किसी की शरण में सुरक्षा दिखाई नहीं देती, इसलिए मेहरबानी करके आप मुझे अपने अस्पताल में एक सीट दे दीजिए। इस डॉक्टर द्वारा किए गए अथक राहत प्रयासों के बारे में उनके संस्मरणों लव इज स्ट्रॉन्गर देन हेट, ए रिमेम्बर्स ऑफ 1947, मोहब्बत नफरत से ज़्यादा ताकतवर होती है, 1947 की यादें से पता चलता है। यह डॉक्टर साहब ने अपने कामों को बयान करते हुए लिखा है कि यह एक इंसान होने के नाते बिरादर इंसानों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए मेरी छोटी सी कोशिश थी। उन्होंने 1949 में कराची की 2 संक्षिप्त यात्राओं का गर्व से जिक्र किया, उनके पुराने दोस्तों और धर्मपुर में उनसे मदद लेने वाले कराची हवाई अड्डों पर भी। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं अंगूरों की एक छोटी सी टोकरी। कराची हवाई अड्डे पर 1949 में हुई मुलाकात। ब्यूरो डॉक्टर खुशदेव सिंह की जबानी, मेरे दोस्तों मुझे हवाई अड्डे के एक कमरे में ले गए जहां हम सब बैठकर गपशप करने लगे और साथ ही दोपहर का खाना भी खाया। मुझे कराची से 2:30 बजे की उड़ान से लंदन जाना था। शाम को 5 बजे मैंने अपने दोस्तों से निवेदन किया
कि उन्होंने बड़ी फराखदिली से मुझे अपना समय दिया है। मेरी समझ से अब उनसे सारी रात रुकने की उम्मीद करना तो बड़ी ज़्यादती होगी और वे यह तकलीफ नहीं उठाएं। मगर रात के खाने तक कोई भी नहीं उठा। फिर उन्होंने कहा कि वे लोग जा रहे हैं और मैं जहाज़ पर चढ़ने से पहले थोड़ा आराम कर लूँ। मैं रात के करीब 1:45 बजे उठा और जब दरवाज़ा खोला तो पाया कि सबके सब तब तक वहीं थे। वे सब जहाज तक मेरे साथ आए और बिछुड़ने के पहले उन्होंने मुझे अंगूरों की एक छोटी सी टोकरी भेंट की। मेरे लिए प्यार के इस उमड़ते सैलाब और इस पड़ाव से मुझे मिली खुशी के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने को मेरे पास शब्द नहीं थे। हम यहाँ पर एक चित्र देख सकते हैं। हर जगह शरणार्थी शिविर लोगों से भरे हुए थे। इन लोगों को केवल खाना और छत ही नहीं चाहिए थी, बल्कि प्यार और सहृदयता की जरूरत भी थी, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। हवाई अड्डा पर उनके साथ कुछ यादगार घंटे बिताने का मौका मिला। पहले से उन्हें जानने वाले 6 पुलिस कांस्टेबल उन्हें लेकर जहाज तक गए और जहाज पर चढ़ते हुए उन्हें सलामी दी। मैंने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। मेरी आंखों से आंसू झलक आए थे। मौखिक गवाही और इतिहास। क्या आपने उन चीजों पर गौर किया है जिनके सहारे इस अध्याय में विभाजन के इतिहास को सूत्रों में पिरोया जा रहा है? मौखिक वृत्तांत, संस्मरण, डायरिया, पारिवारिक इतिहास और स्वलिखित ब्यूरो, इन सबके तकसीम के दौरान हम लोगों की कठिनाइयों और मुसीबतों को समझने में मदद मिलती है। लाखों लोग बंटवारे को पीड़ा तथा एक शाह दौर की चुनौती के रूप में देखते हैं। उनके लिए सिर्फ संवैधानिक विभाजन या मुस्लिम लीग, कांग्रेस अथवा औरों की दलगत सियासत का मामला ही नहीं था। उनके लिए जीवन में अनपेक्षित बदलाव का वक्त था। 1946 से 50 के और उसके बाद भी जारी रहने वाले इन बदलावों से निपटने के लिए मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक और सामाजिक संयोजन की जरूरत थी। यूरोपीय महाध्वंस होलोकॉस्ट की तरह हमें विभाजन को सिर्फ एक राजनीतिक घटना के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इससे गुजरने वालों द्वारा उसे दिए गए अर्थों के जरिए भी समझना चाहिए। किसी घटना की हकीकत को स्मृतियों और अनुभव से भी आकार मिलता है। व्यक्तिगत स्मृतियों, जो एक तरह का मौखिक स्रोत है, की एक खूबी यह है कि उनमें हमें अनुभव और स्मृतियों को और बारीकी से समझने का मौका मिलता है। इससे इतिहासकारों को बंटवारे जैसी घटनाओं के दौरान लोगों के साथ क्या क्या हुआ, इस बारे में बहुरंगी और सजीव वृत्तांत लिखने की काबिलियत मिलती है। सरकारी दस्तावेजों से इस तरह की जानकारियां हासिल कर पाना नामुमकिन होता है। सरकारी दस्तावेज नीतिगत और दलगत मामलों तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं से संबंधित होते। विभाजन के मामले में सरकारी रिपोर्टें, फाइलों और आला सरकारी अफसरों के निजी लेखन से अंग्रेजों तथा प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के बीच भारत के भविष्य और शरणार्थियों के पुनर्वास के बारे में चलने वाली वार्ताओं पर तो काफी रोशनी पड़ती है, लेकिन उनसे देश विभाजन के लिए सरकार द्वारा लिए गए फैसलों से प्रभावित होने वाले के रोजमर्रा हालात और अनुभव के बारे में खास पता नहीं चलता। मौखिक इतिहास में इतिहासकारों को गरीबों और कमजोरों, मसलन अब्दुल तलीफ के पिता थुआ खालसा की औरतों, गेहूं के खाली बोरों के बेचकर 4 पैसे का जुगाड़ करने और थोक भाव पर खुदरा गेहूं बेचने वाले शरणार्थियों, बिहार में बन रही सड़क पर काम के बोझ से दोरी हुई जा रही एक मध्यवर्गीय बंगाली विधवा, एक पेशावरी व्यापारी जिसे भारत जाकर कटक में छोटी मोटी नौकरी गजब की चीज दिखाई दे रही थी, लेकिन जिसे यह मालूम न था कि कटक कहाँ है। यह हिंदुस्तान के ऊपरी हिस्सों में या निचले हिस्से में, पेशावर में, तो हमने कभी उसके बारे में सुना नहीं कि अनुभव को अपेक्षा के अंधकार से निकालकर अपने विषय के किनारों को और फैलाने का मौका मिलता है। इस प्रकार संपन्न सुज्ञात लोगों की गतिविधियों से आगे जाते हुए विभाजन का मौखिक इतिहास ऐसे मर्दों और औरतों के अनुभव की पड़ताल करने में कामयाब रहा है जिनके वजूद को अब तक नजरअंदाज कर दिया जाता था, से स्वाभाविक मान लिया जाता था, या जिनका मुख्य धारा के इतिहास में बस चलते चलते जिक्र कर दिया जाता था। यह उल्लेखनीय बात है क्योंकि जो इतिहास हम आमतौर पर पढ़ते हैं उनमें आम इंसानों के जीवन और कार्यों को अक्सर पहुंच के बाहर या महत्वहीन मान लिया जाता है। अभी भी बहुत सारे इतिहासकार मौखिक इतिहास के बारे में शंकालु है, यह कहकर उसको खारिज कर रहे हैं कि मौखिक जानकारियों में सटीकता नहीं होती और उनसे घटनाओं का जो क्रम उभरता है वह अक्सर सही नहीं होता है। इतिहासकारों की दलील है कि निजी तजुर्बों की विशिष्टता के सहारे सामान्यकरण करना, यानी किसी सामान्य नतीजे पर पहुंचना मुश्किल होता है। उनका कहना है कि इस तरह के छोटे छोटे अनुभवों से मुकम्मल तस्वीर नहीं बनाई जा सकती और सिर्फ एक गवाह को गवाह नहीं माना जा सकता। उनको यह भी लगता है कि मौखिक विवरण सतही मुद्दों से ताल्लुक रखते और यादों में चस्पा रह जाने वाले छोटे छोटे अनुभव इतिहास के बृहत्तर
प्रक्रियाओं का कारण ढूंढने में अप्रासंगिक होते हैं। भारत के विभाजन और जर्मनी के महाध्वंस जैसी घटनाओं के संदर्भ में ऐसी गवाहियों को कोई कमी नहीं होगी जिनसे पता चलता है कि उनके दरमियान अनगिनत लोगों ने कितनी तरह की और कितनी भीषण कठिनाइयों और तनाव का सामना किया। इस प्रकार इनमें रुझानों की शिनाख्त करने वाले अपवादों को चिन्हित करने के लिए साक्ष्यों की भरमार है। मौखिक या लिखित बयानों की तुलना करके उनसे निकलने वाले नतीजों को दूसरे स्रोतों से मिलाकर देखने और आंतरिक अंतर्विरोधों के बारे में चौकस रहते हुए इतिहासकार किसी भी दिए गए साक्ष्य की विश्वसनीयता को तोल सकते। इसके अलावा ऐसे भी अगर इतिहासकार साधारण व कमजोरों के वजूद को जगह देनी है तो यह कहने में कोई हर्ज नहीं है कि बंटवारे का मौखिक इतिहास केवल सतही मुद्दों से संबंधित नहीं है। विभाजन के अनुभव पूरी कहानी इस कदर केंद्रीय हिस्सा है कि अन्य स्रोतों की जांच करने के लिए मौखिक स्रोत तथा मौखिक स्रोतों की जांच करने के लिए अन्य स्रोत इस्तेमाल किए जाना चाहिए। अलग तरह के सवालों के जवाब ढूंढने के लिए अलग तरह के स्रोतों को ढूंढना चाहिए। मिसाल के तौर पर सरकारी रिपोर्टों से हमें भारतीय और पाकिस्तानी सरकारों द्वारा बरामद की गई औरतों की अदला बदली और तादाद का पता तो चल जाता है, लेकिन उन औरतों ने भोगा क्या, उन पर क्या कुछ बीती, इसका जवाब तो सिर्फ ये औरतें ही दे सकती है। लेकिन हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि बंटवारे के बारे में मौखिक ब्यूरो खुद ब खुद या आसानी से उपलब्ध नहीं होते। उन्हें साक्षात्कार के जरिए ही हासिल किया जा सकता है और साक्षात्कार में भी लोगों के दर्द और एहसास सूझबूझ से काम लेना पड़ता है। इस सिलसिले में सबसे पहले मुश्किल यही होती है कि मुमकिन है इन अनुभवों से गुजरने वाले निहायत निजी आप बीती के बारे में बात करने को राजी ही ना हो। मिसाल के तौर पर कोई ऐसी औरत किसी अजनबी के सामने अपने खौफनाक अनुभव को कैसे बेपर्दा कर देगी जिसका बलात्कार किया गया था। साक्षात्कार लेने वालों को किसी की एकदम निजी पीड़ा और सदमे में झांकने से आमतौर पर परहेज करना चाहिए। उन्हें पीड़ित महिलाओं से सघन और उपयोगी जानकारियां हासिल करने के लिए आत्मीय संबंध विकसित करना चाहिए। इसके बाद याददाश्त की समस्या आती है। अलग किसी घटना के बारे में कुछ दशक बाद जब बात की जाती है तो लोग क्या याद रखते हैं, भूल जाते हैं, या आंशिक रूप से इस पर निर्भर करता है कि 20 के सालों में उनके अनुभव किस तरह के रहे, इस दौरान उनके समुदाय और राष्ट्रों के साथ क्या हुआ है। मौखिक इतिहासकारों को विभाजन के वास्तविक अनुभव को निर्मित स्मृतियों के जाल से बाहर निकालने का चुनौतीपूर्ण काम भी करना पड़ता है। निष्कर्षतः विभाजन का एक समग्र वृत्तांत बुनने के लिए बहुत तरह के स्रोतों का इस्तेमाल करना जरूरी है ताकि हम उसे एक घटना के साथ ही एक प्रक्रिया के रूप में भी देख सकते और उन लोगों के अनुभव को समझ सके जो उस खौफनाक दौर से गुजर रहे थे। हम इस चित्र को देखकर ये बता सकते हैं कि ना तो उस समय के लोग सभी पैदल चल सकते थे और ना ही सभी गाड़ियों पर जा सकते थे। अब हम यहाँ पर देखते हैं काल रेखा। 1930 में प्रसिद्ध उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल एकीकृत ढीले ढाले भारतीय संघ के भीतर एक उत्तर पश्चिमी भारतीय मुस्लिम राज्य की जरूरत का विचार पेश करते हैं। 1933 से 1935 कैम्ब्रिज में पढ़ने वाले एक पंजाबी मुसलमान युवक चौधरी रहमत अली पाकिस्तान या पाकिस्तान नाम पेश किया। 1947 से 1939 में ब्रिटिश भारत के 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस के मंत्रिमंडल सत्ता में आए। 1940 में लाहौर में मुस्लिम लीग मुस्लिम बहुल इलाकों के लिए कुछ हद तक स्वायत्तता की मांग करते हुए प्रस्ताव पेश करती है। 1946 में प्रांतों में चुनाव संपन्न होते हैं। सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस और मुस्लिम सीटों पर मुस्लिम लीग को शानदार कामयाबी मिलती है। मार्च से जून ब्रिटिश कैबिनेट अपना 3 सदस्य मिशन दिल्ली भेजता है। अगस्त में मुस्लिम लीग पाकिस्तान की स्थापना के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई के पक्ष में फैसला लेती है और उसके बाद 16 अगस्त को कलकत्ता में हिंदू सिखों और मुसलमानों के बीच हिंसा फूट पड़ती है। कई दिन चलने वाली इस हिंसा में हजारों लोग मारे जाते हैं। मार्च 1947 में कांग्रेस हाईकमान पंजाब को मुस्लिम बहुल और हिंदू सिख बहुल हिस्सों में बांटने के पक्ष में फैसला लेता और बंगाल में भी इस सिद्धांत को अपनाने का आह्वान करता है। मार्च 1947 के बाद अंग्रेज भारत छोड़कर जाने लगते हैं। 14 से 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का गठन होता है। भारत स्वतंत्र होता है। महात्मा गांधी सांप्रदायिक सौहार्द बहाल करने के लिए बंगाल का दौरा करते हैं। अब हमें यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। उम्मीद है जो हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा। अगर हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा है तो इसी तरह की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।